हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या रीट के एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इन सब का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक क्वेश्चन। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन प्रयत्न तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो गर्भाधान से लेकर और जीवन प्रयत्न तक चलता है। जो वृद्धि होता है वह आपका परिपक्व अवस्था तक चलता है, लेकिन विकास क्या होता है, जन्म से पहले से लेकर और जन्म जब आपका अंतिम अवस्था होता है जीवन प्रयत्न तब तक चलता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे है, विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं और संवेगात्मक भी होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो विकास में जो परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे है, विकास क्रम प्राणियों को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। जो विकास क्रम होता है वह प्राणियों को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। आगे देखते हैं, विकास परिपक्वता और परिवर्तन की श्रृंखला है। तो विकास क्या है, परिपक्वता और परिवर्तन की श्रृंखला है फ्रेंड्स। आगे, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। विकास को क्या कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा जो पुरानी विशेषताएं हैं उनकी क्या होती है, समाप्ति हो जाती है विकास क्रम में। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन में दिया जा सकता है रचनात्मक होते हैं, दूसरा हो जाएगा विनाशात्मक होते हैं, तीसरा हो जाएगा रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इन सब तथ्यों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे है, प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन, जो प्रारंभ में परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे एक अवस्था में आप एज में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका युवा अवस्था आता है, फिर परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद आप बुढ़ापा आने लगता है, तो कुछ ना कुछ क्षय होता है। एक तरफ तो उन्नति होती है फिर अवनति होती है, तो इसी को यह कह रहा है। ठीक है, आगे है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणियों में परिपक्वता लाते हैं। जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं प्राणियों में क्या करते हैं, परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्ध अवस्था की ओर ले जाता है। मानव शारीरिक विकास दो दिशाओं में होते हैं। मनुष्य का जो विकास होता है वो दो दिशाओं में होता है। पहला है मस्ताधोमुखी विकास, मतलब जो सिर से लेकर और पैर की तरफ आपका जाता है वो मस्ताधोमुखी विकास कहलाता है। एक होता है निकट दूर विकास क्रम, ये नाभि से होकर और सब तरफ फैलता है। तो इसको हम कह सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनको आप जान लीजिए कैसे होते हैं। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था से पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ और तथा बाद में उसके बाद निचले भागों का विकास होता है। तो जो मस्तकाधोमुखी विकास होता है वो सिर से क्या होता है, पैर के तरफ होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद भ्रूण अवस्था से में पहले क्या होगा, सिर का विकास होगा, उसके बाद धड़ का और उसके बाद निचले भागों का विकास क्रमशः होता रहता है, ऐसा कहा गया। और दूसरा जो है निकट दूर विकास क्रम में शरीर का विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है। जो केंद्रीय भाग हैं आपके मध्यम भाग से, वहाँ से विकास होता है, इसके बाद केंद्र से दूर भागों में होता है। आगे
विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मतलब किसी बालक में विकास ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा। विकास का क्रम भी घटता बढ़ता रहता है। और इसमें ये देखेंगे कि किसी के खान पान वातावरण में इनका भी प्रभाव आपके विकास पे पड़ता है। शारीरिक के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। जो शरीर की हर अंग की विकास की गति समान नहीं होती है और विकास कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम होता है। हर टाइम में समान विकास नहीं होता है। कभी कभी देखते हैं बच्चा एक ही साल में बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी 1 साल 2 साल में कभी रुक जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसका जो है विकास क्या है, धीमे गति से होता है लेकिन अनवरत होता है। कभी कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, ऐसा भी देखने को मिला है। और जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका विकास जो है समान गति से नहीं होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। विकास में परिपक्वता आती है, बच्चा बड़ा बड़ा होता है और कुछ सीखता रहता है। शिक्षण कार्य दोनों का क्या है, विकास का परिणाम, दोनों का परिणाम ही क्या है, विकास है। बालक के विकास में पोषक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें है बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक आहार या भोजन जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। तो बालक का अगर आपको उचित तरीके से विकास करना है किसी बच्चे को, तो उसको संतुलित आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के जो विटामिन है, खनिज, लवण है, वो सब रहना चाहिए, जिससे उसके शारीरिक विकास भी हो सके, उसका मानसिक भी विकास हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कौन कौन से तत्व है, वो देख लेते हैं। क्या क्या है, क्या प्रभावित कर सकता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला हो गया पोषण। उसको अच्छा से न्यूट्रिशियन नहीं मिलेगा बच्चे का, तो उसका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा, इस बात का ध्यान रखेगा। बुद्धि होता है, इंटेलिजेंसी भी बालक के जो विकास होता है, उसका जो परिपक्व अवस्था होता है, उसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी का भी महत्व है, बुद्धि का भी महत्व है। यौन जो सेक्स होता है वो भी कहीं ना कहीं विकास में एक सहायक होता है। जैसे लड़कियों का जल्दी विकास होता है तो वहीं जो लड़कों का है कम विकास होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी आपके अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ है वह विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। प्रजातियाँ, रोग एवं चोट भी विकास को प्रभावित करते हैं। घर का वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण एवं शुद्ध हवा एवं प्रकाश भी विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, इनको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। शैशवा अवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैशवा अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। शैशवा अवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय से के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। तो यही क्या होता है, समायोजन की अवस्था। शिशु जो होता है गर्भ अवस्था से निकलकर नए दुनिया में प्रवेश करता है और ये नए दुनिया में वह तरह तरह से अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है समायोजन की अवस्था। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं, जो विकास होता है विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये निम्न है। इसको अपरिपक्वता, इसमें क्या है, अपरिपक्वता होती है शैशवावस्था की। पराश्रित, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है जो भी बच्चा होता है। संवेगशीलता होता है, इमोशनलिटी उसमें होती है। व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि जो है ये इसके क्या है, मुख्य विशेषता हैं शैशवा अवस्था की। ठीक है, अपरिपक्वता होता है बालक में। पराश्रित होता है, मतलब दूसरे पे आश्रित होता है। संवेदनशीलता होता है, थोड़ा सा डांट देने पे, थोड़ा सा कुछ बोल देने पे वो रोने लगता है या कुछ उसको ऐसा होता है। फिर उसके में व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है, ये शैशवावस्था की विशेषता है। बचपना अवस्था की क्या क्या विशेषता है, इसको देख लीजिए। इसमें है खतरनाक अवस्था, इसकी बचपना अवस्था को खतरनाक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अजीबो गरीब अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। आत्मनिर्भरता की अवस्था,
उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था, पुनरावृत्ति की अवस्था, बहुत से बातों को बार बार दोहराता है, बहुत से कामों को बार बार करता रहता है बालक, ये भी है। आत्म केंद्रित होते हैं बालक, पहले कोई भी चीज़ चाहिए इनको चाहिए और किसी को एक कुछ देना नहीं चाहते हैं, जो रहेगा सेल्फ रहेगा, भले वो कुछ हो जाए, ठीक है। नैतिकता का अभाव, इसमें नैतिकता थोड़ी भी नहीं रहती है, ठीक है। इसमें ये भी नहीं रहेगा कि हम भूखे हैं, हमारा खाना है, कुछ भी है तो वो हमारा है, उसको फेंक देंगे भले, लेकिन वो पहले अपने आप को रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा समझाने बुझाने पे तब जाकर कुछ कर लेते हैं, नहीं हर चीज़ अपने तक सीमित रखते हैं और उनको कुछ नैतिकता के बारे में मालूम नहीं रहता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, और ये हमेशा किसी न किसी चीज़ को देखते हैं, सीखने की प्रयास करते हैं, अनुकरण करते हैं। जो कोई काम दोहराएगा, कोई करेगा, उसी को ये दोहराने का प्रयास करते हैं बचपनावस्था में। मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, इसमें जो मानसिक प्रक्रिया होती है मतलब मेंटल जो होता है उनका बहुत ज़्यादा विकास होता है, हर चीज़ को वो करते रहते हैं। सामाजिक भावना का उदय, इसमें क्या होता है, सामाजिक भावना का धीरे धीरे उदय भी होने लगता है। तो ये सब विशेषताएं हैं बचपना अवस्था को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे है पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। जो पूर्व बाल काल होता है, पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। दोस्तों कुछ चीज़ों बोलने में गलती हो जा रही है तो उसके लिए सॉरी। पूर्व बाल अवस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। जो पूर्व बाल अवस्था है उसमें बालक जो भी क्रिया है उसमें जो करता रहता है, ये नहीं चाहता है कि कोई आकर उसमें दखल दे, वो अपने आप करना चाहता है। उसको भले बिगाड़ेगा या कुछ भी करेगा, अपने करना चाहते हैं। तो अगर कोई दखल करता है उसमें आकर सहयोग करना चाहता है तो वो करने नहीं देता है, कहेगा नहीं हम कर लेंगे। तो ऐसा उसका इस समय पूर्व बाल अवस्था की एक विशेषता है, ठीक है। वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है, कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा, कहेगा हम अपना करेंगे, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य होता है। आगे देखते हैं विकास क्रम में उत्तर बाल अवस्था। विकास क्रम में उत्तर बाल अवस्था ये क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। उत्तर बाल अवस्था को क्या क्या कहते हैं। और प्रारंभिक स्कूल की आयु इसको कहा जा सकता है, चुस्ती की आयु कहा जा सकता है, गंदगी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था, नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। इत्यादि जो है उत्तर बाल अवस्था को इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, इन सब नामों से, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं विकास क्रम में किशोरा अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अगर विकास क्रम में बात किया जाए तो किशोरा अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न है। यह क्या है, यह परिवर्तन की अवस्था होती है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की जो प्रधानता होती है और इसमें क्या है, तनाव और परेशानी की अवस्था कहा जाता है या उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है किशोरा अवस्था को। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तनाव और परेशानी की अवस्था किसे कहा जाता है, तो यह है किशोरा अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। बालकों में पूछा जाएगा कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में होती है, बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था या पूर्व बाल अवस्था या शैशवावस्था या किशोरावस्था, तो आंसर आपका किशोरावस्था होगा। यह पूर्व वृद्धि की अवस्था कहलाती है। इसको कहा जाता है, किशोरावस्था को पूर्व वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। इसकी जो विशेषता ये भी है कि ये आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा फोकस करते हैं और व्यवसाय चुनने के प्रति ये सजग होते हैं। आप ये देखते होंगे जब बच्चे हो जाते हैं थोड़ा किशोरावस्था में। आगे देखते हैं वृद्धि गर्भाशय अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। ये वृद्धि अलग है, विकास अलग है। तो विकास जो है आजीवन चलता है, मतलब बूढ़ अवस्था से लेकर आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली अवस्था को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और वृद्धि जो होता है वह आपका गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ही चलता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विकास में सभी परिवर्तन होते हैं, जबकि उसके परिवर्तन क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं। लेकिन जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं वो कौन से होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन जो है मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, लेकिन विकास के दौरान जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, शारीरिक होते हैं। इनको आप नोट करते चलिएगा। आगे है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर के सिद्धांत से संबंधित है। विकास जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास हमेशा चलता रहेगा, आदमी कुछ ना कुछ आजीवन सीखता रहता है। विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण, तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। दोस्तों विकास में जो है वृद्धि हो सकती है, लेकिन वृद्धि में विकास नहीं हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं। इसको आप याद करिएगा। नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड का होता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणियों के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक कराती है। बाल विकास क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जो प्राणियों के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक कराती है। इसी को हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। आगे देखते हैं। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न करता है। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। तो बाल विकास क्या करता है, बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। जो बाल विकास है, बाल विकास क्रम की सभी अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन करता है बाल्य विकास। ठीक है। आगे है, बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को अध्ययन किया जाता है। जैसे परिपक्वता, शिक्षण, वंशानुगत या वंशानुक्रम, वातावरण आदि का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। बाल विकास के अंतर्गत बालक के जीवन विकास क्रम में होने वाली असमानताओं और विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की देन जो है मनोचिकित्सा है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन ही क्या है, मनोचिकित्सा है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो किसकी देन है मनोचिकित्सा, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की। आगे देखते हैं। बाल विकास बालकों की रुचि का अध्ययन कर उन्हें शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। जो बाल विकास होता है, बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे अधिगम की, कल्पना की, चिंतन की, तर्क शक्ति की, स्मृति शक्ति की या प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का क्या करता है, अध्ययन करता है बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन किया जाता है। तो बालकों के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन का मूल्यांकन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अनुवांशिकी से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से है। मतलब जो अनुवांशिकी है वो ट्रांसमिशन होता रहता है, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे जो पिता में गुण है वह कहीं ना कहीं उसके बेटे में आ सकता है, उसके लड़की में आ सकता है, दादा का गुण आ सकता है, मतलब उसके किसी भी जनरेशन में, आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही कहलाता है अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता के बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। तो यही देखा गया है कि अगर अनुवांशिकता है तो कोई अनुवांशिकता रोग जैसे बाल झड़ना ये बच्चों में होता है, मतलब माता पिता से अनुवांशिकता मिल जाती है। जैसे बहुत से होता है, बहुत टैलेंटेड बच्चे भी आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अनुवांशिकता का भी होता है और वातावरण का भी होता है, लेकिन एक पूरी तरीके से नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ अनुवांशिकी देन होती है, तो इसको भी लोग मानते हैं। वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी तरह के उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है। 1990 ईस्वी में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन में मुख्य 2 जैविक अणु होते हैं जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा जाता है। आगे देखिए, जीन द्वारा अनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। जीन द्वारा जो है अनुवांशिकी गुणों का संचरण होता है। मानव जीवन की शुरुआत एक गर्भित अंडाणु से होता है। एक गर्भित अंडाणु में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, जो कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह माँ से प्राप्त होते हैं और 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पिता से बच्चों को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो टोटल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में एक ही विशेष संचरण होती है जिसे जीन कहा जाता है। इस जीन द्वारा माता पिता या अपने पुरखों जो के गुण अपने शिशुओं में आते हैं। तो यही जीन होते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, बालकों की शिक्षा में अनुवांशिकता एवं वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की एजुकेशन में जो है अनुवांशिकता और जो है इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की अनुवांशिकता और वातावरण से अच्छी तरह परिचित होने पर ही शिक्षक बालकों के बौद्धिक विकास, समायोजन और अनुशासन संबंधी समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकता है। अगर आप टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले बालक के जो वातावरण है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके घर का कैसा माहौल है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो बालक का जो भी परेशानी है, जो भी समस्या, उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अनुवांशिकता का नियम जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसे मेंडल ने अपने शोध के आधार पर प्रतिपादित किया था। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो मेंडल ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। से यह पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में व्यक्तियों के जो गुण में विभिन्नता क्यों है और कैसे हैं। ये मटर पे किए थे शोध, तो इसको आप जान लीजिएगा। आगे, मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रियाओं का क्या है? परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व जो है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रियाओं का क्या है? परिणाम है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम जो हमारे वंश से मिलता है उसकी महत्वपूर्ण क्या है? जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो कम से कम 100 क्वेश्चन थे, आपको बहुत कम टाइम में करा दिया गया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको कम से कम जो मतलब अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या हरियाणा टेट, रीट किसी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम रामबाण होगा। यहाँ से मतलब गागर में सागर जैसा यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। कम वीडियो में आपको ज़्यादा तथ्य मिलेंगे, आपको कई तथ्य यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा शेयर भी करिएगा। तो नमस्कार।